आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की हमारी YouTube चैनल SST वाला के अंदर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 8वीं का पहला चैप्टर भारतीय संविधान, जो पॉलिटिकल साइंस की बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान, जिसको आज की वीडियो में हम समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, और पूरी वीडियो को देखना, तभी आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा अच्छे से। और अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो अच्छी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं। हम देखते हैं पाठ में क्या क्या हम विषय पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे किसी देश में संविधान की आवश्यकता क्यों जरूरी है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है, संविधान का परिचय जानेंगे, भारतीय संविधान की विभिन्न प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, और मौलिक अधिकार किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, ये सभी विषय हम आज की वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, और ये पूरा चैप्टर मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो के अंदर कवर हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इसका भी 2 पार्ट आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले हम कुछ मुख्य बिंदु को पढ़ लेते हैं। एक संविधान नियमों और सिद्धांतों के एक समूह के रूप में कार्य करने में मदद करता है, जिस पर किसी देश के सभी व्यक्ति उस तरीके के आधार के रूप में सहमत हो सकते हैं जिससे वो चाहते हैं कि देश पर शासन किया जाए। यानी जो हमारा एक संविधान होता है वो नियम और सिद्धांतों के एक समूह के रूप में कार्य करता है, जिस पर किसी भी देश के सभी व्यक्तियों, जितने भी व्यक्ति होते हैं, उस तरीके के आधार पर वो रूप में सहमत हो सकते हैं। यानी जो भी कायदे कानून बनाए जाते हैं संविधान के अंदर, उस कायदे कानून के अनुसार देश के सभी व्यक्तियों को चलना होता है। ठीक है, जिससे देश पर शासन किया जा सके। अब संविधान किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को भी परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हो, नेपाल के पहले के संविधान में कहा गया था कि देश पर राजा और उसकी मंत्री परिषद द्वारा शासन किया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं संविधान किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को की प्रकृति को भी परिभाषित करता है। यानी उस देश की राजनीति की व्यवस्था किस प्रकार है वो संविधान के ऊपर निर्भर करता है। संविधान अक्सर ऐसे नियम बनाता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से बचाव करते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों पर अनुभाग में कई कानून शामिल हैं। यानी हमारा जो भारतीय संविधान है उसके अंदर कई ऐसे भाग हैं जिसमें मौलिक अधिकार बनाए गए हैं जनता के लिए, ताकि जितने भी भारत के देश में रहने वाले व्यक्ति हैं उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो, उनका हनन ना हो। जितने भी सरकारें आती है उनके मौलिक अधिकारों, जनता के मौलिक अधिकारों का हनन ना कर सके, इसलिए एक अलग से अनुभाग बनाया जाता है संविधान के अंदर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लोकतंत्र में संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि एक प्रमुख समूह अपनी शक्ति का उपयोग अन्य कम शक्ति वाले शक्तिशाली लोगों या समूह के खिलाफ नहीं करता। यानी लोकतंत्र के अंदर संविधान इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि हर एक समूह, प्रमुख समूह, जो अपनी शक्ति का उपयोग किसी कम शक्ति वाले के ऊपर दुरुपयोग ना करे या किसी किसी समूह के खिलाफ नहीं कर सकता। वो जो भी अधिक शक्तिशाली वाला या एक प्रमुख शक्तिशाली वाला जो वर्ग होता है वो कम शक्तिशाली वाले के साथ कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता। ये लोकतंत्र में संविधान के अंदर पहले से इस बात को सुनिश्चित कर दिया जाता है। संविधान हमें कुछ ऐसे निर्णयों से बचाने में मदद करता है जो हम ले सकते हैं। यानी जो हमारा संविधान है हमें कुछ ऐसे निर्णय लेने से बचाने में मदद करता है कि जो आगे जाके किसी के ऊपर उसका बेकार प्रभाव ना पड़े। उन बड़े सिद्धांतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिन पर देश विश्वास करता है। उदाहरण के लिए यह संभव है कि लोकतंत्र में रहने वाले कई लोग दृढ़ता से महसूस कर सकते हैं कि दलीय राजनीति इतना कठोर हो गई है कि हमें इसे ठीक करने के लिए एक मजबूत तानाशाह की आवश्यकता है। हालांकि दीर्घकाल में तानाशाही शासन उपयुक्त नहीं रहेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर देश के अंदर कोई दलीय राजनीति कुछ ज्यादा ही कठोर हो गई है, कोई दलीय पार्टी, कोई भी पार्टी हो सकती हो, अगर वो ज्यादा ही कठोर हो चुकी है देश की जनता के खिलाफ और वो अपनी तानाशाही दिखाई जा रही है, तो उस तानाशाह को रोकने के लिए हमें एक मजबूत तानाशाह की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हाँ, एक चीज और, दीर्घकाल यानी लंबे समय तक तानाशाही शासन देश के लिए उपयुक्त नहीं रहता है। ठीक है,
भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। औपनिवेशिक राज्य के तहत दमनकारी शासन के लंबे अनुभवों ने भारतीयों को आश्वस्त किया कि स्वतंत्र भारत एक लोकतंत्र होना चाहिए, जिसमें सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और सरकार में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। औपनिवेशिक राज्य मतलब यानी जब अंग्रेजों का शासन था भारत के सभी राज्यों पर या पूरे भारत पे, जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, उन्होंने लंबे समय तक भारत के ऊपर शासन किया। तो उनके जो जो दमनकारी थे, उनके अनुभव के अनुसार उन्होंने बताया कि भारतीयों को स्वतंत्र भारत कैसा होना चाहिए, एक लोकतंत्र होना चाहिए। जब भारत देश आजाद हो तो भारत एक कैसा दिखना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, जिसमें सभी के साथ कैसा व्यवहार हो, समान व्यवहार हो, और सरकार में भाग लेने की अनुमति सभी को दी जानी चाहिए। संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। जो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था सन 1946 में, यानी सन 1946 में, जिसमें 300 सदस्य शामिल थे, जो भारत का ये संविधान लिखने के लिए अगले 3 वर्षों तक समय समय पर मिलते रहे। यानी अगले 3 साल तक लगातार जब जब उन्हें टाइम समय समय पर ये अपने मिलते रहते थे और भारतीय संविधान को लिखने के। संविधान बनाते समय विभिन्न बातों को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि देश के कई अलग अलग समुदायों से बना था। जो हमारा देश था अलग अलग समुदायों से बना था। अलग अलग भाषाएं बोलते थे लोग यहाँ के रहने वाले, अलग अलग धर्मों के थे और अलग अलग संस्कृतियां रखते थे। यानी जब भी संविधान को बनाया जाता है तो संविधान को बनाते समय कई महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि देश के अंदर, भारत देश के अंदर अलग अलग समुदाय यानी अलग अलग वर्ग के रहने वाले लोग हुआ करते थे, अलग अलग धर्म के लोग थे, अलग अलग संस्कृतियां थी उनकी, अलग अलग भाषाएं बोला करते थे। इसलिए संविधान बनाते समय विभिन्न बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। भारत के संविधान की विभिन्न प्रमुख विशेषताएं। हम भारत के संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं अलग अलग, अब उसको देखते हैं। संघवाद। अब इसका मतलब समझते हैं पहले। संघवाद, इसका अर्थ है देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का अस्तित्व। यानी देश के अंदर एक से अधिक तरह की जो सरकारों का अस्तित्व हुई, संघवाद कहलाता है। भारत में सरकार के 3 स्तर हैं। यहाँ पे केंद्र और राज्य और पंचायती राज। हमारे देश के अंदर आप सभी देखते होंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक पंचायती राज होता है। यानी छोटे छोटे जो राज्य के अंदर जिले होते हैं उनमें क्या कहते हैं, पंचायती राज बना दिया जाता है, और हर एक राज्य का एक राज्य सरकार होती है और पूरे देश की एक केंद्र सरकार होती है। संविधान प्रत्येक सरकार की शक्ति को परिभाषित करता है। जो हमारा संविधान है हर प्रत्येक सरकार की शक्ति को क्या करता है, परिभाषित करता है। सरकार का संसदीय रूप। हमारे सरकार का संसदीय रूप कैसा है उसको देखते हैं। भारत का संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि भारत के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार होता है, और देश का प्रत्येक नागरिक चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, वो चुनाव लड़ सकता है। यानी वो किसी भी वर्ग से हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, ठीक है, किसी भी जाति का हो, उससे मतलब नहीं है। वो देश का एक नागरिक है, इसलिए वो चुनाव लड़ सकता है। हमें उस चीज को नहीं देखना है कि वो किस कौन से वर्ग से है, कि अगर वो इस धर्म का है तो क्या कहते हैं वो चुनाव नहीं लड़ेगा, या वो इस जाति का है तो चुनाव नहीं लड़ेगा। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, वो चुनाव लड़ सकता है। ये हमारा सरकार का संसदीय स्वरूप है। शक्तियों का पृथकीकरण। मतलब पृथक का मतलब होता है, पृथकीकरण का मतलब अलग अलग कर। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी हमने शक्तियों को 3 अंगों के अंदर बांट दिया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का तात्पर्य हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों से है। कार्यपालिका उन लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार होती है। और न्यायपालिका से तात्पर्य इस देश में न्यायालयों की व्यवस्था से है। न्यायपालिका मतलब तो देश के जितने भी, हमारे देश के जितने भी सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से है, यानी देश के न्यायालयों से की व्यवस्था से है।
प्रत्येक अंग राज्य के अन्य अंगों पर एक नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। यानी जो हमारी तीन शक्तियों के तीनों अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, राज्य के अन्य अंगों पर एक कंट्रोल के रूप में कार्य करते हैं, जो संतुलन सुनिश्चित करते हैं, जो एक बैलेंस बना के रखते हैं देश के अंदर, राज्यों के अंदर, तीनों के बीच की शक्तियां। ठीक है। मौलिक अधिकार, यह अधिकार राज्य द्वारा सत्ता के मनमाने और निरंकुश प्रयोग से नागरिकों की रक्षा करते हैं। यह अधिकार व्यक्तियों को राज्य के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी दिए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मौलिक अधिकार। संविधान बहुसंख्यकों को विरुद्ध अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी गारंटी देता है। धर्मनिरपेक्षता, अब धर्मनिरपेक्षता को ध्यान से समझिएगा। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जिसमें राज्य आधिकारिक तौर पर किसी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। भारत में आधिकारिक तौर पर कोई धर्म नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, हम यहाँ पे बताओ आपको, यानी धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि भारत देश के अंदर कोई भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। यहाँ पे सभी व्यक्ति को अपने अपने धर्म मानने का अधिकार है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है। अब भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भी शामिल हैं। अब वो मौलिक अधिकार व्यक्ति के लिए क्या क्या है, उनको भी देख लेते हैं। समानता का अधिकार, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। इसका मतलब यह है कि सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान रूप से संरक्षित किया जाएगा। यानी समानता अधिकार का मतलब यह है, कानून के सामने सभी व्यक्ति क्या है, समान है। इसका मतलब यह होता है कि सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान रूप से देखा जाएगा और समान रूप से सुरक्षा दी जाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। गठन का अधिकार शामिल है। संघ, देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से घूमने और निवास करने का अधिकार और कोई भी पेशा, व्यवसाय या व्यवसाय करने का अधिकार। यानी स्वतंत्रता का अधिकार ये बताता है कि कोई भी देश के अंदर सभी व्यक्तियों को कहीं भी रहने का निवास, यानी कहीं भी रहने के लिए, घूमने के लिए और कोई भी तरह का व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। और उसकी स्वतंत्रता का अधिकार भी उसको प्राप्त है। अब बात करूंगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान तस्करी, जबरन श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम कराने पर प्रतिबंध लगाता है। यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार ये बताता है कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनसे काम ना कराया जाए, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाता है, रोक लगाता है। और जबरन कोई आप किसी से भी काम नहीं करवा सकते, जबरन श्रम नहीं करवा सकते और कोई किसी भी तरह की तस्करी नहीं कर सकते हैं। यह है हमारा शोषण के विरुद्ध का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का अभ्यास करने, मानने और प्रचार करने का अधिकार। यानी धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, मैंने अभी आपको थोड़ी पहले बताया था धर्म निरपेक्षता का अधिकार, वही चीज है। यानी हर एक प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म को चुनने का अधिकार है और मानने का और उसका प्रचार करने का भी अधिकार है। वो किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। हम अब देखते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यक धार्मिक या भाषाई अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित करने के लिए अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। यानी संविधान में ये कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यक धार्मिक या भाषाई हो अपनी संस्कृति को सुरक्षित कर सकते हैं और विकसित करने के लिए स्वयं शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। यानी वो शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करूंगा लास्ट जो हमारी इस वीडियो के अंदर बचा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह नागरिकों को अदालत जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया। यानी अगर राज्य सरकार द्वारा या राज्य द्वारा किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है किसी व्यक्ति के, तो वो कोर्ट में जाके यानी अदालत में जाके अपनी अनुमति दे सकता है, उसके विरुद्ध केस कर सकता है। इसे कहते हैं हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज हमारी वीडियो में बस इतना ही था और ये हमारी जो वीडियो चैप्टर था क्लास 8वीं का पहला,
पॉलिटिकल साइंस का भारतीय संविधान, ये पूरा आज इसी वीडियो के अंदर समाप्त हो गया है। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो अच्छी लगी है आपको, तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो अपने सभी दोस्तों को हमारी वीडियो को जरूर शेयर करना। फिर मिलेंगे इसी तरह एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब our YouTube channel and support our YouTube channel.